हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरा चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा में। देखिए, लास्ट हमने डिस्कस किया था नॉर्मलिटी। उसी नॉर्मलिटी को हम आगे समझते हैं। हमने लास्ट फैक्टर एन फैक्टर को समझा था, अब हम उसको थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए क्या है नॉर्मलिटी का, अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम। हम कह सकते हैं नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। हम कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ सीधा क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। तो अभी हमें ये वाला टर्म जानना चाहिए। हमें कौन सा टर्म जानना चाहिए, हमें ये वाला टर्म जानना चाहिए कि क्या कहता है ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट। तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट होता है क्या, मास ऑफ ए सॉल्यूट। क्या कह रहा हूं मैं, मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास। यानी कि मास ऑफ ए सॉल्यूट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वलेंट मास को हम क्या कर रहे हैं, E से। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट। ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ ए सॉल्यूट इंटू E। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W डिवाइडेड बाई E। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो हम यहाँ कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लीटर में। ठीक हो गया, इसको ऐसे लिख सकते। अब हम जो उपरोक्त डेफिनेशन है हमारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को हम कुछ टर्म यूज हो रहा है, वो टर्म को हम वाई की समझते हैं। इक्विवेलेंट मास यूज हुआ है, हमें क्या है, इक्विवेलेंट मास यूज हुआ है। तो इक्विवेलेंट मास को देखते हैं क्या है, ये इक्विवेलेंट मास। देखिए यहाँ पे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या, इक्विवेलेंट मास। डिफरेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट W इक्विवेलेंट मास E। तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, ध्यान देना, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, हम कहते हैं मोलर मास डिवाइडेड N फैक्टर, N गुणांक। तो इसमें N फैक्टर को हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। N फैक्टर को हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब यहां पे क्या आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो क्या होता है ये, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, यानी कि W अपॉन E। ओके, W अपॉन E। और आपको पता है E बराबर क्या है, M अपॉन N। आप यहां पे लिखेंगे W अपॉन E। E का बराबर क्या होता है, E आपका हो M अपॉन N। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, M अपॉन N, M अपॉन N फैक्टर। ठीक है, तो अब ये ऊपर चला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे आप यहां से लिखिए, आप ऐसा लिखेंगे कि W अपॉन M मल्टीप्लाई N फैक्टर। और आपको पता है, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि मोल N बराबर, मोल बराबर W अपन वेट, वेट अपन मोलर मास यानी M। यानी W बराबर मोल बराबर क्या होता है, वेट अपन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या है, वेट अपन मोलर मास, यहाँ पे क्या है, वेट अपन मोलर मास। और ये क्या है, किसकी बराबर होता है, मोल की बराबर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि N इंटू N फैक्टर। ठीक हो गया, क्लियर हो रहा है इतनी सी बात। यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, हम क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, N इंटू N फैक्टर। समझिएगा, वीडियो रिपीट करिएगा, पॉज करिएगा वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बार बार रिवीजन कीजिए इसको, देखिए। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अब इस पूरे तथ्य को, क्या हमने यहां न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, इसको आप रिवाइंड कीजिए, देखिए, समझेंगे। लेकिन हम इसको आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं, HNO3 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास HNO3 का वेट दिया हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं वेट ऑफ HNO3 क्या दिया है, मान लीजिए 18 ग्राम दिया है, 36 ग्राम दिया है,
72 ग्राम दिया हुआ है, मान लीजिए 154 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारा पहला वाला पॉइंट है, नंबर दूसरा वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अगर पूछा आपसे कहा जाता है कि मोल निकाल लीजिए इनका, मोल ऑफ HNO3, हमने क्या बोला आपको, पूरे नॉर्मलिटी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एग्जांपल हमने लिया HNO3 का, इस HNO3 के एग्जांपल को अगर हम अच्छे से स्टडी करते हुए जाएंगे तो इससे हमारी मोलरिटी भी कॉन्सेप्ट ठीक होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट ठीक होगा, और नॉर्मलिटी तो ठीक होगा, ग्राम इक्विवेलेंट भी ठीक होगा। तो इसलिए इस एग्जांपल को ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, पूरी नॉर्मलिटी को समझने के लिए हम HNO3 का एग्जांपल लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, आपके पास वेट दिया हुआ है 18 ग्राम ऑफ HNO3, 36 ग्राम ऑफ HNO3, 72 ग्राम ऑफ HNO3, 154 ग्राम ऑफ HNO3, देन यू विल कैलकुलेट द मोल ऑफ दिस। आपको फिर क्या करना है, आपको HNO3 के मोल्स निकालने हैं। आपको मोल निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, आपका वेट अपॉन मोलर मास, तो N बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, यही होता है, यही तो होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे मोल निकाले, N का मान निकाला, तो वेट हमारा 18 दिया हुआ है, गिवन मास 18 और ऊपर मोलर मास। HNO3 का मोलर मास कितना है बताइए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ओके, नाइट्रोजन का कितना 7 × 14, 7 × 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 16 गुणा 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना हो जाता है ये आपका, बताइए 72। ये टोटल कितना होता है 72। तो आप इसको 72 से डिवाइड कीजिए, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, यानी कि आपका, यदि आपके पास दिया हुआ है वेट HNO3 का और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 18 ग्राम HNO3 आपके पास है तो कितनी मोल है, मैं आपसे मोल पूछता हूं। मान लीजिए आपके 18 ग्राम मतलब भैया बता सकते हो आपके पास कितना मोल HNO3 का है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल बता, आप बोलेंगे 1/4 यानी 1/4 मोल है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके 36 ग्राम है, कितना मोल है, तो तरीका वही है, यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 72 कर दीजिए, कितना होगा 72 जा 36 2 जा 72, यानी 36 एकम 36 36 72, यानी 1/2 मोल, ठीक। अगर आपके पास 72 ग्राम HNO3 है, यहां क्यों कर रहा हूं, यहां करना चाहिए, आपके पास 72 ग्राम HNO3 है, आपसे मोल निकालना कह रहा हूं, तो गिवन वेट है 72 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इससे हम कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 मोल है। अगर आपके पास गिवन वेट है 154, मोल निकालना है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो 72 जा 1 2 आ जाएगा, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 2 मोल। क्लियर हो पा रहा है, इतनी बात है, क्लियर हो पा रहा है, चलिए इससे आपको मोल पता चल गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, इसका नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ दिस कंपाउंड HNO3, ठीक। और आपको पता है मोलैरिटी बराबर क्या होता है, आपको पता है कि सर मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, ओके। तो देखिए आपको मोलैरिटी निकालना है HNO3 का, तो HNO3 का ये आपका HNO3 एक सॉल्यूट है, उसका मोल दिया है 1/4 और आपको 1 ही लीटर लेके चलना है। आपको क्या करना है, 1 ही लीटर लेके आपको चलना है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1/4 ही होगा, 1/4 ही होगा, ठीक तो होगा। तो इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, 2 बचता है, 0 लगा, 4 बजे 20, तो आपको यहां कितना मोल मिल जाएगा 0.25 मोलार सोल्यूशन मिलेगा, 0.25 मोलार सोल्यूशन। सेम अगर आपको इसका निकालना है तो सीधा 1/2 को सॉल्व करिए, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 0 बढ़ाना है,
तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे पॉइंट लगा 0 5.5 मोल है, 5 मोल नहीं सॉरी 5 मोलार सोल्यूशन। ठीक हो गया, समझ रहे हो आप लोग। देखिए अगर आपके पास दिया है 1 मोल, मोलारिटी निकालना है 1/1 डिवाइडेड करोगे क्या 1, 2 मोल दिया है डिवाइड करके 1 तो 2 मोल, मोलार सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास HNO3 का मोल दिया है और आपको मोलारिटी निकालना है और आप जानते हो मोलारिटी जो निकलता है उसकी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर फिक्स्ड होता है, तो फिक्स अगर है तो इस प्रकार से हम आसानी से देख सकते हैं क्या हमारा मोलार सॉल्यूशन होगा। तो मोलारिटी भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, क्या है हमारा, क्या देखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या देखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। तो ग्राम इक्विवेलेंट को देखने के लिए जब हमारे पास HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको पता है जब भी हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकालना है तो आपको मैंने बोला था, क्या बोला था, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ओके, मोलर मास समझ में आ रहा है आपको, मोलर मास ऑफ HNO3। तो अब देखिए मोलार सोल्यूशन कहा जा रहा है, तो अब आपको n फैक्टर किसका निकालना है, HNO3 का। तो मान लीजिए ये आपका हमारा HNO3 है, ये कितना H प्रोटॉन आयन देता है 1, तो हमारा यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा 1। मोलर मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ है HNO3, तो मोलर मास पहले इसका निकाल लेते हैं, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 1, तो भैया इतना ही आ जा रहा है, फिर 0.25 क्या आ जा रहा है, 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इनकी सबके नीचे आपका 1 से डिवाइड होगा, सबके नीचे क्या होगा आपका 1 से डिवाइड होगा, सबके नीचे आपका क्या होगा 1 से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको HNO3 का इनफेक्ट है, देखो मोलर मास ऑफ HNO3 सब दिया हुआ है, HNO3 का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास मोलारिटी 0.25 मोलार सोल्यूशन, 0.5 मोलार सोल्यूशन, 1 मोलार सोल्यूशन, 2 मोलार सोल्यूशन, मोलार सोल्यूशन दिया हुआ है। आपको एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर आपने निकाल दिया, HNO3 का एन फैक्टर कितना होती है 1, क्योंकि एक H प्रोटॉन आयन उस सोल्यूशन में हमें मिलता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इतने कोई देख देंगे, आप सिर्फ लिखेंगे 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसका 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट हो गया। ठीक हो गया, नो कंफ्यूजन। और अब यदि नॉर्मलिटी की बात करें तो उसके डेफिनेशन से हमें समझना चाहिए। इसके डेफिनेशन को आपने देखा था, क्या था नॉर्मलिटी का डेफिनेशन, आपको पता होगा, ध्यान है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ लीटर। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी नॉर्मलिटी की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HNO3, नॉर्मलिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन, बात वही है, HNO3 सॉल्यूशन। ठीक हो गया, तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं। n बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी आपको लिखना पड़ेगा, n बराबर नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, कितना दिया है, पहली बात करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। मैं क्या कह रहा था, नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका ऊपर वाले 4th नंबर में दिया है कि 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट है, और उसको हमें डिवाइड करना वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कितना 1 लीटर, तो 1 से डिवाइड करते करते जाओ सभी की, सब में तो एक ही रहेगा ना वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो कितना आएगा, सेम ही लिख दीजिए आप 0.25 n लिखेंगे, लेकिन नॉर्मलिटी में n लिखेंगे,
0.5n 1n यहाँ पे 2n 2 नॉर्मलिटी। क्लियर हो पा रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इससे आप चीज क्लियर कर पा रहे होंगे। बिल्कुल। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली क्या है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 1NaOH सोल्यूशन यानी 1 मोलार NaOH का एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपको कितना बेस देगा? 1 मोलार OH 1 बेस देगा। मैं ये पूछता हूं अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है, तो कितने H प्रोटॉन चाहिए? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे हो रहेगा, मैं ऊपर मिटा के लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। कंफ्यूजन होगा कमेंट करिएगा, कॉल करिएगा, पूछिएगा कहाँ इश्यू हो रहा है। ठीक है, मैं इसको सब मिटा देता हूँ। मिटा देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हमारे पास मान लीजिए 1 मोलार NaOH सोल्यूशन है, तो इसमें कितना OH बेस है? 1 मोल। ठीक हो गया। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है। मान लीजिए हमारे पास HCl है, तो एक मोलार HCl 1 H प्रोटॉन देता है, जो इसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो ये कितना देगा? 2H प्रोटॉन देगा। अगर हम बात करते हैं H3PO4, तो कितना देगा? 3H। ठीक हो गया। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ HCl न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ OH। क्लियर? 1 मोल ऑफ H2SO4 1 मोल ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज 2 मोल ऑफ OH। 2 मोल, ये क्या होगा? 3 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक हो गया? क्लियर हो पा रहा है? अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं, इस पूरे बात इससे हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं H2SO4 हूं, मैं क्या हूं? H2SO4 हूं, तो मेरी कितनी स्ट्रेंथ है न्यूट्रलाइज करने की? मैं H2SO4, आई एम H2SO4। अगर आप मुझे कहते हो आप न्यूट्रलाइज करिए, तो मेरी कितनी क्षमता है कि मैं न्यूट्रलाइज 2OH को, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ यह है कि मैं 2 मोलार OH को न्यूट्रलाइज कर सकता हूं। तो एक H2SO4 2 मोलार को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी इसकी नॉर्मलिटी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, पर ये इसका अपना कितना मोल है? ये कितना मोल है? 1 मोल। तो इसकी मोलारिटी क्या होगी? इसकी मोलारिटी क्या होगी? 1 होगी। क्योंकि देखिए अभी मैंने H2SO4 का एग्जांपल दिया, तो आपको पता है H2SO4 1 मोल है, इसका मोलर मास कितनी है? 98। ठीक, तो 98 जो है ये 1 मोल है। मैं अपने आप में 1 मोल हूं। मैं अपने आप में कितना हूं? अगर मैं एक H2SO4 हूं, अगर मैं क्या हूं? एक H2SO4 हूं, तो मेरा खुद का मैं कितना मोल हूं? मैं 1 मोल। और 1 मोल बराबर कितना है? 98 ग्राम। 1 मोल बराबर 98 ग्राम। तो मैं कितना मोल हूं? 1 मोल हूं। H2SO4 1 मोल हुआ। मैं कितना न्यूट्रलाइज कर सकता हूं? 2। मेरी स्ट्रेंथ कितनी है? 2। तो H2SO4 की स्ट्रेंथ क्या है? नॉर्मलिटी क्या है? 2 स्ट्रेंथ इसकी, 2 नॉर्मलिटी है। पर अपने आप में ये क्या है? 1 मोल है। H2SO4 भले लिखा है, पर ये 2 क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट आपने देखा है 2H प्रोटॉन की वजह से ये क्या कर पा रहा है? ये ऐसा काम कर पा रहा है। क्लियर हो पा रहा है आपकी बातें? समझ में नहीं आता है? कमेंट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, पूछिए, बुक खोलिए, पढ़िए, समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा। चलिए मैं कह रहा हूं 1 मोलार H3PO4
give 3 mole of H proton. So it neutralize 3 mole of OH. So the 1 mole of H3PO4 strength is what? Here strength is 3 normal, 3N. समझ में आ गया होगा आपको? फिर बोलता हूं, देखिए क्या है, सीधा सीधा है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि भैया 1 मोल H3PO4 कितना H प्रोटॉन रिलीज करा? 3H प्रोटॉन. 3H प्रोटॉन कितने OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 3OH. तो यानी 1 मोल H3PO4 3 मोल ऑफ OH को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है. यानी कि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? 3. समझ में आ गया आपको? चलिए, अगर मैं बोलता हूं 2 मोल ऑफ H3PO4 कितना न्यूट्रलाइज करेगा? ये आपका मेरा क्वेश्चन. सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाए, पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाए, फिर मुझे आंसर बताए, फिर देखिए मैच करता. हमें पता है एक हमें 3H प्रोटॉन देता है, क्योंकि 3OH को ये न्यूट्रलाइज करता है. अब हमने क्या कहा? 2 मोल मल्टीप्लाई हो गया, तो अब आप यहां पे भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 6H प्रोटॉन बन जाएगा. तो ये 6OH को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज. यानी कि इसका नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. क्लियर हो पा रहा है? तो यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है, यहां पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि नॉर्मलिटी होता क्या है. इसको आप अच्छे से करिए. मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे पता नहीं चलता है कहां तक चला जा रहा है. चलिए ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. इसको समझते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये, इसको अभी हम समझते हैं. तो देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यानी E डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? W अपॉन E मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन. मल्टीप्लाई क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन. भी लिख देते सिर्फ. और यहां पे एक टर्म यूज हुआ है, क्या है? इक्विवेलेंट वेट. अब आपको पता है इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास ऑफ एन फैक्टर. मोलर मास ऑफ एन फैक्टर. क्लियर हो रहा है? इसको प्रूव कर रहे हैं. इसको प्रूव कर रहे हैं. तो देखिए, मोलर मास ऑफ एन फैक्टर, तो मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय N. अब हम फॉर्मूले में जो E है, यानी W डिवाइडेड बाय ये E है, E की जगह हम क्या रखेंगे? M. ठीक हो गया? डिवाइडेड बाय N. ठीक है? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि V. ठीक हो गया? अब ये मल्टीप्लाई होगा तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां क्या होगा? W अपॉन M. ठीक है? ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ए लीटर क्या होता है? मोलैरिटी होता है. और वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, मोल बराबर क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट. तो ये क्या होगा? ये मोल होगा, यानी N से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर?
और आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब ये मोलारिटी हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया नॉर्मलिटी। तो आपका ये प्रूफ हो जाता है कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये बात आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। चलो, तो मैक्सिमम हमने एक चीज देखा है इस पूरे कॉन्सेप्ट से कि जो आपका नॉर्मलिटी होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी के बराबर होता है। जितनी आपकी नॉर्मलिटी मैक्सिमम पॉसिबल है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू द मोलारिटी, बट इन कभी कभी जरा सा कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलिटी क्या होती है, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है मोलारिटी से, बट मैक्स टू मैक्स ज्यादा चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल टू द मोलारिटी। कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलिटी थोड़ा ज्यादा हो सकता है मोलारिटी से, ठीक हो गया। तो थैंक यू। वीडियो का कैसा लगा कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करोगे तो भी मुझे समझ में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन को, देखेंगे पीपीएम भी रह गया है, कर देंगे, ठीक है। इसको आप देखिए, रिवाइंड कीजिए। क्वेश्चंस आप लोग बुक्स आपके पास होगा, एनसीईआरटी के बुक है, उससे आप क्वेश्चंस करिए। अगर आपके टेक्स्ट बुक के रेफरेंस है तो उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। हालांकि एक एग्जाम्पल से कर दिया, आप क्या करना ना, मैं ही आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, मुझे आप बता देना, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। आप क्या करिएगा, आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, घर बैठ के हो लॉकडाउन में क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस क्या करना है आपको, H2SO4 का वेट आप ले लीजिएगा, उसको आप करिएगा। उसके लिए आप क्या क्या निकाल, जैसे मैंने अभी निकाला था, क्या क्या निकाला था, इक्विवेलेंट वेट निकाला था, मोलैरिटी निकाला था, मोलर मास निकाला था, सॉरी मोल निकाला था, नॉर्मलिटी निकाला था, ये सारा चीज आप निकालें, ठीक है। इसको सॉल्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू सो मच।